सिंपल सी चीज, ग्राफ बिटवीन u एंड v इन द कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर के अंदर u v का ग्राफ हमारे पास किस तरीके से बनेगा। हमारे पास यहाँ पर ये ग्राफ आपके पास कई तरह से हमारे पास इमेज फॉर्मेशन को हेल्प करता है। हमारे पास ये हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास अगर समझने की हम कोशिश करें कि ये मैं कनकेव मिरर के लिए ग्राफ को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास यहाँ पर ये v आ गया और आपके पास इसी तरीके से आपके लिए क्या आ जाएगा, आपके पास u आ जाएगा। तो मेरे पास v आ गया और मेरे पास यहाँ पर u आ गया। फोकस करिएगा, मेरे पास यहाँ पर v ऑन द y एक्सिस और u मेरे पास यहाँ पर किसके ऊपर आ गया, ऑन द x एक्सिस आ गया। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपके पास u, हमारे पास जो u आपके पास रहती है, तो एक तो फोकल लेंथ होती है हमारे पास, एक तो हमें पता है कि आपके पास फोकल लेंथ होती है और हमारे पास एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। तो देखते हैं, हमारे पास मान लिया जाए कि ये आपके पास O, ये आपके पास एक तरीके से पोल बना दिया गया, ये मेरे पास यहाँ पर F आपके पास आ गया और ये हमारे पास यहाँ पर 2F आ गया। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्या, हमारे पास यहाँ पर F क्या है, O क्या है और 2F क्या है। हमारे पास यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू दी V, और एक डॉटेड लाइन हम यहाँ पर बना देते हैं अगेन पैरेलल टू दी V। अब हमारे पास यहाँ पर समझने की कोशिश करो, अगर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट, और इसी तरीके से हमारे पास जो इमेजेस बनती हैं वो हमारे पास कहाँ पर बनती हैं, ये अब हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। आपके पास विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस F और 2F के बीच में या फिर आगे पीछे बनती है। अब जरा सोच के देखो, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर दूर होता है, जरा देखिएगा ये मेरे पास कनकेव है, सोच के देखिएगा ये F आ गया, ये 2F आ गया। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज कहां पर बनेगी, इमेज F और 2F के बीच में बनेगी। सही या गलत, सही या गलत, और डिमिनिश बनेगी। ये हमारे पास यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट थोड़ी सी एनलार्ज है और इमेज थोड़ी सी डिमिनिश बनेगी। किसी को याद है या नहीं याद है, पहले बताओ, याद है ये वाली चीज, याद है ये वाली चीज। अब मेरे पास इसका मतलब क्या आ गया कि मेरे पास यहाँ पर, अब देखिएगा ग्राफ कैसे बनाना है, इंटेलिजेंटली बनाना है। मेरे पास यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से बन गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमारे पास साफ है, एक तो u और v हाइपरबोलिक ग्राफ बनाते हैं। ये जो आपके पास u है ये 2F से इंफिनिटी की तरफ को जा रहा है और इमेज आपके पास F से कहां की तरफ को जाती है, बताओ शाबाश, 2F के पास। F से हमारे पास 2F के पास जाती है, F से हमारे पास 2F। रीजन, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास 2F पे होता है तो इमेज भी कहां पर होती है, शाबाश बताओ, 2F के ऊपर, 2F पे। इसके बाद अब जैसे आप ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में लेके आना शुरू करते हो, बताओ ये मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आऊंगा तो इमेज कहां पर चली जाएगी, 2F से इंफिनिटी के। तो ये ग्राफ आपके पास यहाँ पर बन जाएगा ऐसे, ये ग्राफ आपके पास इस तरीके से बन जाएगा। ये ग्राफ के अंदर आपकी इमेज कैसे बन रही है, बताओ शाबाश, आपकी इमेज कैसे बन रही है, रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है, तो आंसर है हमारे पास रियल इमेज बन रही है। ये हो गया। और ऑब्जेक्ट अगर F और P के बीच में बनाया जाए, F और यहाँ पर O पोल्स के बीच में बनाया जाए, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनता है तो इमेज क्या बनती है, वर्चुअल। तो हमारे पास इसका ग्राफ जो होगा यह हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर बन जाता है। सो ये ग्राफ अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर KVPY, फॉर योर ओलंपियाड्स। क्या ये CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा CBSE के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। CBSE के लिए 1/V 1/U 1/F जो पिछली क्लासेस में हमने किया था वो सफिशिएंट है, और हमारे पास यहाँ पर ये रिजल्ट आपके पास इस तरीके से डेवलप आपके पास हो जाएगा। तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ है।
और ये हमारे पास किसके लिए कौन सा केस है, आपके पास कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और ये वाला हमारे पास इमेज किसके लिए बन रही है, शाबाश बता दो, वर्चुअल। वर्चुअल। ये हमारे पास यहाँ पर वर्चुअल और रियल, ये सेक्शन बोलो शाबाश। एक बार ग्राफ दोबारा रिपीट करना। सिंपल सी बात है, ये ग्राफ हमारे पास बड़ा सिंपल सा आपके कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड ग्राफ है। एक तो u और v हमारे पास यहाँ पर हाइपरबोलिक कर्व बनाएंगे, नहीं तो आप बनाकर देख लीजिए, क्या आपके पास 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस आपके पास यहाँ पर प्लस और 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो 1/f माइनस 1 अपॉन u, और v इज इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, u माइनस f अपॉन uf। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये एक तरीके का हाइपरबोलिक कर्व बनता है, हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है। तो अब दिमाग लगाओ, अगर u क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अगर वो 2f से इंफिनिटी के बीच में है तो हमारे पास इमेज कैसे बनती है। सपोज कि जो ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहां पर बनती है, फोकस पे बनती है। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस। तो इसका मतलब जब u इंफिनिटी है तो आपके पास इमेज v, इमेज का डिस्टेंस है वो फोकस पे, तो ग्राफ यहाँ पर ऐसे शुरू होगा। यह ग्राफ आपके पास इस तरीके से शुरू होगा। क्यों शुरू होगा ऐसे बताओ, सोच के बताओ। क्योंकि जब u इनफाइनाइट है तो आपकी इमेज v f के ऊपर बनेगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2f के बीच में आना शुरू करती है, यह ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर आना शुरू कर देती है, ये इंफिनिटी से 2f के बीच में आ रही है। तो जो इमेज है वो किस किस के बीच में बनती है, शाबाश बताओ, f और 2f। तो आपके पास पता तो लग रहा है, आपकी इमेज f और 2f के बीच में बन रही है। ये देखो, ये आपके पास f और 2f, और ग्राफ आपके पास क्या, हाइपरबोलिक है। लग गया पता सेक्शन की नहीं लगा पता? लग गया पता सेक्शन। उसके बाद जैसे ही आपकी ऑब्जेक्ट f और 2f और f के बीच में आती है तो क्या होता है, तो अगर आपके ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां पर बनेगी, बोलो शाबाश। अगर आपके ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी, कहां बनती है इमेज, इंफिनिटी। इस वजह से यहां पर ये ग्राफ इंफिनिटी की तरफ को जाता है। अगर आप और ऊपर खींचो तो ये ग्राफ आपके पास इंफिनिटी को अप्रोच करे, और आपका ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में, और देखो इमेज कहां कहां पर बन रही है, 2f से परे परे। ये भी यार 10th क्लास में तो पढ़ा था हमने कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पर है तो इमेज 2f और इंफिनिटी के बीच में, पढ़ा था हमने 10th क्लास में, यस और नो? यस सर। और अगर ऑब्जेक्ट f और o के बीच में आ जाए, ये देखो आपके पास f और 2f के बीच में आ जाए, तो आपके पास इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनती है, तो वर्चुअल इमेज है, तो ये नीचे यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई। और ये ग्राफ को f पे टच क्यों नहीं करेगी, क्योंकि फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहां पर बनती है, इंफिनिटी पे, तो ग्राफ को टच करेगा नहीं, ये सीधा पैरेलल चला जाएगा। लग गया पता अभी भी कि नहीं लगा पता? लग गया पता? लग गया पता? चलो, अब हमारे पास यहाँ पर अगर बात की जाए कि मेरे पास इसी तरीके से मैं आपको ग्राफ बनाकर बताऊं कन्वेक्स का, तो कन्वेक्स तो बेचारा भोला भाला सा, बेचारा गांव का सीधा साधा सा, आपके पास यहाँ पर एक मिरर है। कैसा, ये हमारे पास एक सीधा साधा हमारा एक भोला सा आपके पास प्राणी है, जिसका काम सिर्फ कौन सी इमेज बनाना है, वर्चुअल बनाना है कि आपके पास रियल बनाना है, शाबाश बताओ। वर्चुअल बेचारा वर्चुअल बनाता है। आप जहां मर्जी रखो, उसने आपकी इमेज वर्चुअल बनानी है, और वो भी बच्चा क्या करता है, ये आप जहां मर्जी ऑब्जेक्ट रखो, और इसकी इमेज भी जो होती है, इसकी इमेज भी जो भी होती है वो हमेशा आपके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहती है। ऑब्जेक्ट तुम जहां मर्जी रखो, इमेज हमेशा O और F के बीच में ही रहेगी, डिमिनिश रहेगी। ये बेचारा बड़ा भोला भाला सा आपके पास क्या है, एक मिरर है बेचारा, हमें इसके ऊपर तरस आ जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर एक ये F वाली लाइन आ गई, और आपके पास ये 2f वाली लाइन आ गई, हमारे पास यहाँ पर एक f वाली लाइन आ गई, और ये मेरे पास 2f वाली लाइन आ गई। तो f आ गया, 2f आ गया।
ये मेरे पास f आ गया और ये मेरे पास यहाँ पे 2f आ गया। नेक्स्ट वन, अब मेरे पास मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेकर इस तक क्यों ना लेके आ जाऊं, आपके पास जो इमेज होगी वो O और आपके पास F के बीच में रहेगी, तो ग्राफ आपके पास ये ऐसा बन जाएगा। ये ग्राफ हमारे पास इस तरीके का बन जाएगा। इस ग्राफ के अंदर कभी भी आपको कोई और वेरिएशन नजर नहीं आएगी। ये ग्राफ आपके पास किसके लिए? कन्वेक्स मिरर के लिए। ये किसके लिए? शाबाश बता दो, कन्वेक्स मिरर के। बड़ी सिंपल सी चीज। हाँ, ये बात ध्यान रखना, इसके अलावा अगर आप ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? मैथमेटिक्स का कोनिक सेक्शन। पढ़ा है कोनिक सेक्शन मैथमेटिक्स का आपने? यस सर। कोनिक सेक्शन जो है मैथमेटिक्स का, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको इसकी क्लैरिटी आए। क्योंकि ये मैं जो बात करता हूँ वो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों बच्चों के हिसाब से बिल्कुल सही बनाने की कोशिश करता हूँ, कि वो मेडिकल वाला बच्चा भी बेचारा कर जाए कि यार कभी वो ना बोले सर मुझे नहीं आता था, मुझे बिल्कुल नहीं आता है। उसके हिसाब से मैं चीजों को थोड़ा डाइल्यूट कर देता हूँ। लेकिन जो बच्चा मैथमेटिक्स का है, बेटा आपने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर, यहाँ पर आप आज घर पे जाकर पहले हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे बनती है उसको अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, देन यू विल नो कि यहाँ पर v और u का ग्राफ कैसा बनता है। चले आगे की तरफ, चले आगे की तरफ। कोई और किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। शाबाश, कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो किसी भी किस्म का। लोकेश कोई डाउट है? लोकेश कोई डाउट है? नो सर। सक्षम कोई डाउट है? मानस, नमन, कार्तिक, दिशा कोई डाउट है? तान्या, रिया कोई डाउट है? जतिन, अंकित, अभिषेक कोई डाउट है? यस सर। पक्का श्योर? मैं आगे चलूं? यस सर। चलो, अब तो डाउट आपका पता लगेगा जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, फिर डाउट का पता लगेगा कि भाई डाउट है भी है या फिर नहीं। तो आज हम यहाँ पर नया टॉपिक शुरू करते हैं। आफ्टर द रिफ्लेक्शन हमारे पास यहाँ पर नया टॉपिक शुरू होगा, और हमारा जो नया टॉपिक है इट इज नोन एज टू बी द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। सो वी हैव द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। So refraction of light हमारे पास one of the dominating phenomena of the nature। हमारे को सनसेट 2 मिनट पहले 2 मिनट लेट तक नजर आता है, और सनराइज हमें 2 मिनट पहले नजर आ जाता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार्स होते हैं वो आपको ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। रिफ्रैक्शन की वजह से आपको डेजर्ट के अंदर मिराज पानी होने का एहसास होता है। रिफ्रैक्शन की वजह से हम किसी भी पर्सन जो कि आईज के डिसऑर्डर से आपके पास यहाँ पर सफर कर रहा है, तो हम उसको रिफ्रैक्शन की फिनोमिना से उसकी विजन को करेक्ट कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन की वजह से जो प्रिज्म है वो डिस्पर्शन की फिनोमिना शो करता है। रेनबो भी हमारे पास इस रिफ्रैक्शन की वजह से बनता है। तो रिफ्रैक्शन बहुत बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट और डोमिनेटिंग फिनोमिना। अगर आप मान लिया जाए कि इस वक्त कहीं पर घड़ी के अंदर टाइम को देख रहे हो, तो जो घड़ी के अंदर जो आपके पास टाइम जो अक्षर आपको नजर आ रहे हैं वो अक्षर वहां से थोड़ा सा एक्चुअल में पीछे की तरफ है, आपको थोड़ा उभरे हुए नजर आते हैं। रिफ्रैक्शन का कमाल है। रिफ्रैक्शन की वजह से आप अगर किसी पॉन्ड के अंदर किसी फिश को देख रहे हो तो फिश एक्चुअल में वहां पर नहीं है, उससे थोड़ी सी नीचे की तरफ है। और फिश को आप कैसे नजर आते हो? दैत्य, एक राक्षस की तरह नजर आते हो। वो तो खैर आप हो ही, लेकिन और भी बड़े दैत्य। आपका चेहरा बड़ा नजर आता है, हाइट बड़ी नजर आती है, आपका हाथ बड़ा नजर आता है। ये सब रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे पास अगर बोला जाए तो हमारे को जो पहाड़ प्लेन एरिया में, मैं पहाड़ी इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेन एरिया में जब बारिश पड़ती है तो हमको कई बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं, वो रिफ्रैक्शन का कमाल। रिफ्रैक्शन की वजह से हम कई बारी ग्लास के स्लैब को किसी भी कागज के ऊपर रखते हैं तो हमें अक्षर उठे हुए नजर आते हैं।
वो ऊपर उठे हुए जो अक्षर नजर आते हैं वो रिफ्रैक्शन का कमाल है। तो मैं जितना बोलता जाऊंगा मुझे उतनी चीजें याद आती जाएंगी कि रिफ्रैक्शन तो हर जगह पे। मैं आपको अगर देख पाता हूं या आप मुझे देख पाते हो, ये भी रिफ्रैक्शन का कमाल है। रिफ्रैक्शन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंस का आपके पास एक जरिया भी है, क्योंकि हमारे पास एक ईगल रिफ्रैक्शन की फिनोमिना को समझ पाती है, तो वो समझ पाती है कि जहां पर वो फिश को देख रही है, फिश उससे एक्चुअल में नीचे की तरफ है, और वो जब झपट्टा मारती है तो वो करेक्ट डेप्थ के ऊपर जो है झपट्टा मारती है। तो रिफ्रैक्शन अगर एक वर्ड के अंदर कहा जाए कि हमारे पास रिफ्रैक्शन, आपके पास क्या चीज आ जाती है? रिफ्रैक्शन हमारे पास यहां पर आ जाती है व्हेन दे लाइट बीम, व्हेन दे लाइट बीम, जब हमारे पास लाइट बीम क्या करती है व्हेन दे लाइट बीम, जब हमारे पास लाइट बीम ट्रेवल्स from one homogeneous medium, from one homogeneous medium, from the one homogeneous medium, homogeneous medium to another homogeneous medium, to another, to another different homogeneous medium, different homogeneous medium, homogeneous medium, तो क्या होता है homogeneous medium, then at the interface, then at the interface यानी कि बाउंड्री, at the interface, at the interface of the, at the interface of the two media, at the interface of the two media, the light, जो लाइट आपके पास क्या कर जाती है, बेंड्स, the light bends, the light bends, जो लाइट होती है हमारे पास यहाँ पर बेंड कर जाती है, एंड चेंजेस डायरेक्शन, एंड चेंजेस डायरेक्शन, और ये हमारे पास डायरेक्शन को चेंज कर जाती है, एंड चेंजेस द डायरेक्शन, डायरेक्शन एट द इंटरफेस, एट द इंटरफेस, तो ये इंटरफेस के ऊपर डायरेक्शन को क्या कर जाती है, आपके पास चेंज कर जाती है। ये जो हमारे पास बेंडिंग जो आपके पास हो रही है, जो डायरेक्शन का चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ये हमारे पास क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। कैसे? मेरे पास यहां पर मान लिया जाए एक मीडियम, और ठीक इसके नीचे मेरे पास यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम आ गया, ये कोई दूसरा मीडियम, ये हमारे पास इन दोनों की बाउंड्री है, और यह हमारे पास कोई दूसरा मीडियम है। अब होता क्या, यहाँ पर मेरे पास लाइट, कोई भी एक रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट आपके पास यहाँ पर आती है इस तरीके से, लेकिन जैसे वो दूसरे मीडियम में आती है वो अपने पाथ को चेंज कर जाती है। ये हमारे पास अपने पाथ के अपने अपने जो पाथ है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर जाती है, बेंड कर जाती है एट दी बाउंड्री। हम इस फिनोमिना को क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। ये मेरे पास मीडियम 1 आ गया, दिस इज मीडियम 1, और ये मेरे पास मीडियम आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, मीडियम 2 आ गया। ये मेरे पास यहाँ पर इंसिडेंट लाइट है, ये मेरे पास इंसिडेंट लाइट है, और ये मेरे पास कौन सी लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट है, और ये मेरे पास यहाँ पर रिफ्रैक्टेड लाइट है, और ये हमारे पास ये वाली चीज आपके पास क्या बन जाती है, बाउंड्री। ये हमारे पास बाउंड्री बन गई है जहां पर रिफ्रैक्शन हो रही है, जहां पर हमारे पास लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट। तो बजाय सीधा जाने के ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, आपके पास चेंज होगी बच्चे, हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पर चेंज हो जाती है। नाउ रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन इज एसोसिएटेड विद द बेंडिंग ऑफ द लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस इज एसोसिएटेड विद द बेंडिंग ऑफ द लाइट, दिस इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाती है, चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट। नेक्स्ट वन, refraction is also associated with the change in the wavelength of the light,
चेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ ऑफ द लाइट मतलब क्या हो गया, यहां पर अगर स्पीड ऑफ लाइट v1 है तो हमारे पास दूसरे के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या आ जाएगी, v2 मीटर पर सेकंड। आपकी स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आ गई। यहाँ पर वेवलेंथ अगर λ1 है तो यहाँ पर वेवलेंथ किसके बराबर है, λ2 के बराबर है। यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ लाइट आपके पास किसके बराबर है, λ2 के बराबर है। फोकस करना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और हमारे पास आ जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमारे पास क्या है कि ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, आपके पास रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी एंड, और दूसरी चीज बच्चे, फ्रीक्वेंसी एंड द फेज, जो फेज है ऑफ लाइट नेवर चेंजेस, ऑफ द लाइट आपके पास नेवर चेंजेस, ये कभी भी हमारे पास चेंज नहीं होगा, इट नेवर चेंजेस ड्यू टू दी आपके पास रिफ्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे या फिर फेज ऑफ लाइट के ऊपर कभी भी आपके पास कोई असर नहीं होगा, कभी भी हमारे पास किसी किस्म का कोई असर आपके पास नहीं होगा। प्लीज इस बात को आप अंडरस्टैंड करना। वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि लाइट की फ्रीक्वेंसी का चेंज होने का मतलब लाइट के कलर का चेंज हो जाना, जो कि इम्पॉसिबल। याद रखना, हमारे पास जो लाइट है, जो सोर्स की प्रॉपर्टी है, वो फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन होती है, और अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट एक मीडियम में रेड कलर की है और दूसरे मीडियम में वो ब्लू कलर की हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बात को आप दिमाग के अंदर रखें। चलें, इस पेज पे अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे हंसी खुशी पूछ सकता है। जी लोकेश बोलो। सर लाइट मीडियम की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करती है ना सर? डेफिनेटली, तभी तो उसकी स्पीड चेंज हुई। अगर वो मीडियम की प्रॉपर्टी आगे चल के आपको पता लगेगा, यस डेफिनेटली, और मैं इसको बिल्कुल ढंग से आपको समझाऊंगा लाइट मीडियम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। श्योर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। और बताओ, और बताओ, शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर अभी मिल जाएगा आपको। बोलो नेक्स्ट वन। बस चलो, सो हमारे पास यहां पर ये चीज मुझे पता लगी। अब चलते हम आगे की। आगे बढ़ने से पहले, यानी कि रिफ्रैक्शन चलो मुझे समझ में आ गया कि लाइट आपके पास बेंड कर जाती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे एक प्रॉब्लम या एक कंडीशन समझ में आनी चाहिए, विच इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लाइट। सो हमारे पास यहां पर मुझे समझ में आना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ऑफ मीडियम। देखिए, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, पैरामीटर ऑफ द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कैसे समझेंगे, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये सिंपली अ रेशियो है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय म्यू, और हम क्या बोलते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, the refractive index of the medium, of a medium, हमारे पास मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट, द स्पीड ऑफ द लाइट, the speed of the light in the vacuum, the speed of the light, speed of the light in vacuum या in the free space, in the free space, जो कि हमारे पास है c, जो कि हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, to the speed of the light in the medium, to the speed of the light in the medium, light in the medium, the speed of the light in that medium।
जैसे कि अगर मुझे कोई पर्सन बोलता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, तो हम यहां पर बोलेंगे इट इज सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द ग्लास, सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द ग्लास। ये हमारे पास हमें समझ में आ जाए। या फिर मेरे पास यहां पर मेरे पास आ गया 3 इंटू 10⁸8 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। नाउ इसकी वेलोसिटी तो मेरे पास क्या आ गई, फिक्स आ गई, डिवाइडेड बाय फॉर एग्जांपल velocity in the glass is 2 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। therefore अब बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है, 3/2 के बराबर आ जाता है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। यह हमारे पास यहां पर क्या बन जाती है बच्चे, दिस बिकम्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। यह हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बन जाता है बच्चे, ग्लास बन जाता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसका मतलब हमारे पास हर चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता हमारे पास। सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और आपके पास वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम का ग्राफ कैसा बनेगा। शाबाश, कोई बच्चा बताए कैसा बनेगा ग्राफ, कैसा बनेगा ग्राफ, कैसा बनेगा ग्राफ। आपके पास वेलोसिटी ऑफ द आपके पास मीडियम वर्सेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा। शाबाश, बताओ जरा मुझे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने से बनेगा नहीं बात, ये हमारे पास क्या बन जाता है, हाइपरबोलिक बन जाएगा। यह हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, शाबाश बताओ, हाइपरबोलिक बन जाएगा। यह हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइपरबोलिक ग्राफ बन जाएगा। मुझे लगता है कि हम इसके क्वेश्चंस को बड़े आराम से हैंडल कर पाएंगे। यह हमारे पास कोई भी आपके पास मुश्किल चीज नहीं। और एक और बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ना तो कोई यूनिट्स होती है और याद ही रखा ना ही आपके पास कोई किसी किस्म की डायमेंशन होती है। ना तो हमारे पास यूनिट्स होती हैं और ना ही हमारे पास डायमेंशन होती है। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात के वाली, क्लियर होगी बात। कुछ चीजें तेज के समझनी है तो बता सकते हो आप मुझे। सर ये जो आपने ग्राफ बनाया ये फ्री स्पेस और मीडियम का ग्राफ है ना। फिर से बोलिए बच्चे। सर जो आपने ग्राफ बनाया ये स्पीड इन फ्री स्पेस और स्पीड इन मीडियम का ग्राफ है ना। नहीं बच्चे, ऐसे कैसे बन गया बच्चा हमारे पास फ्री स्पेस। आपके पास ये ग्राफ साफ मैं लिख रहा हूँ मीडियम है, ये भी मेरे पास मीडियम है, तो फ्री स्पेस कहाँ से आ गया आपके पास, फ्री स्पेस कैसे आ गया, कैसे फ्री स्पेस आ गया बताओ शाबाश मुझे। आप ये देखो, म्यू ऑफ ग्लास और वेलोसिटी ऑफ ग्लास दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बच्चे, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बच्चे, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जल्दी बताओ। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास की, रिलेशन क्या है, मुझे ये नहीं है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। शाबाश, ये बच्चा हमारे पास कैसे आपके पास है बताओ तो सही। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, ग्राफ बनाने की टेक्निक सीखो। ये इनवर्स है तो ग्राफ आपके पास हाइपरबोलिक बनेगा। ओके सर, ठीक, कोई बात नहीं। अगर हम किसी की डांट खाते हैं तो आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, याद रखना, ठीक है, हमने भी डांटे खाई हुई है। और सेकंड पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आएगी, ये तो आगे याद रखना, म्यू फॉर द एयर या फिर बच्चा हमारे पास फ्री स्पेस, ये 1 हो जाता है। और हमारे पास तीसरी चीज याद रखना, अगर मेरे पास म्यू की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, लेस आपके पास होती है तो मीडियम रेयरर होता है। और अगर म्यू की वैल्यू मेरे पास ज्यादा होती है कंपेरेटिवली, तो वो मीडियम को हम क्या बोलते हैं, कंपेरेटिवली वो हमारे पास क्या है, टेंशन। म्यू की वैल्यू ज्यादा होने से हमारे पास वो आपके लिए क्या आ जाता है, आपके पास डेंसर मीडियम। म्यू की वैल्यू कम है तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, शाबाश बच्चे बताओ, वो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है आपके पास, ये हमारे पास टेंसर। तो हमें अगर ये पॉइंट्स धीरे धीरे पता है तो हम क्वेश्चन को बच्चे हमारे पास बड़े आराम से कर पाते हैं।
बड़े समझ के हम इसको कर पाते कि म्यू हमारे पास लेस है तो रेयर मीडियम है, म्यू अगर आपके पास ज्यादा है तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या मीडियम है, डेंसर। और बताओ, और किसी बच्चे को यहाँ पर कुछ पूछना है तो बोलो शाबाश। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज, क्लियर है वाली चीज बच्चे? यस सर। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे टीचर मुझे यहाँ पर अब एक क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज, refractive index of the material is, refractive index of the material is, अगर refractive index material का बच्चा हमारे पास इसके बराबर है, ये हमारे पास 4/3 के बराबर है। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, कैलकुलेट करके बताओ आप स्पीड ऑफ द लाइट इन दिस मीडियम। शाबाश बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, इन दिस मीडियम, इस मीडियम के अंदर आप स्पीड ऑफ लाइट निकाल कर बताओ। शाबाश, अब बताओ कैसे निकालोगे, बताओ। 2.25 into 10⁻⁴. यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये हम निकाल चुके हैं। तो 3 × 10⁸ अपॉन 4 और डिवाइडेड बाय 3, तो 9/4, तो 2 पॉइंट कितना बोला बच्चा आपने, 2 पॉइंट कितना बोला बच्चा आपने, 2 पॉइंट आपके पास 2.25, बिल्कुल से 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो क्या मुश्किल, बहुत आसान। अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अंदाजा है तो मैं बड़े आराम से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ और बहुत ढंग से मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ। चले अब आप आगे की तरफ को चलते हैं और आगे हम चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। अब देखिए, नाउ हमारे पास यहाँ पर फ्रॉम, अब देखना भाई यहाँ पर बेटा लोकेश फोकस करना, आपके क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करवाऊंगा ना तो मैं आपको ये बात करवाऊंगा। फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, बहुत ही छोटा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और बहुत ही नॉर्मल से उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसको कभी भी किया जा सकता है, वो इतना आपके पास मुश्किल चैप्टर नहीं। लेकिन उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से हमें क्या पता लगता है, स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय √of μ0 × एप्सिलॉन। अगर हम फ्री स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को देखते हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, 1/μ0 × एप्सिलॉन। इससे मुझे क्या पता लगता है कि स्पीड ऑफ द लाइट, द स्पीड ऑफ द लाइट जो हमारे पास क्या आ जाती है, द स्पीड ऑफ द लाइट इज द फंक्शन ऑफ, किस किस का फंक्शन है बच्चा हमारे पास, परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी, एंड बच्चा हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री मीडियम एंड द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। मेरी बात को समझ गए, ऑफ द फ्री स्पेस एंड द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, समझो। यहां से मुझे क्या पता लगता है कि जो आपकी लाइट चल रही है वैक्यूम के अंदर, वो हमारे पास वैक्यूम या फ्री स्पेस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही है। लोकेश आप अपना क्वेश्चन दोबारा दोहराएंगे बाकी बच्चों के लिए, लोकेश आप अपना क्वेश्चन दोहराएंगे? यस सर। क्या क्वेश्चन था आपका, बताएं। सर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम की किस प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती ये है? अब 2 प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, एक मैग्नेटिक और दूसरी इलेक्ट्रिकल। यही तो हमारे पास अल्टीमेट यूनिफिकेशन का पॉइंट है, यानी कि हमारे पास मैक्सवेल की जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस थी, हमारे पास मैक्सवेल के आपके पास जितनी भी इक्वेशंस थी, उन इक्वेशंस का हमारे पास यही तो निष्कर्ष था। वेट करो 2 मिनट, अभी मैं आपको अपने दर्शन देता हूं तो आपको पता लगेगा। हो गए मेरे दर्शन? अब इस जो दर्शन हो रहे हैं तो आपको मेरी टी शर्ट नजर आ रही होगी, नजर आ रही है कोई टी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ? जी सर। तो पेट अंदर करना पड़ेगा तो अच्छे से नजर आएगा। अब अगर आप लास्ट इक्वेशन देखें तो उसके अंदर नीचे लेट देयर बी लाइट,
तो ये जो इक्वेशंस है, जो लास्ट इक्वेशन है कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये देखो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस इक्वेशन के बाद हमारे पास एंड आपके पास यहाँ पर आ जाती है कि लाइट आपके पास इस यूनिवर्स के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर जो लाइट ट्रेवल कर रही है, जो लाइट आपके पास वेलोसिटी गेन कर रही है, वो किसकी वजह से गेन कर रही है? मेरी टी शर्ट की वजह से, क्योंकि इस टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है? म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। एग्जैक्टली। तो ये तो फ्री स्पेस होगी। अब पानी के अंदर तो म्यू नॉट नहीं होता है, पानी के अंदर एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, वहां पर तो कुछ और बन जाता है। इस वजह से अब अगर मैं किसी और मीडियम के अंदर जाऊंगा तो बताओ क्या चीज हो जाएगी? अब देख लेते हैं। तो हमारे पास अगर मैं किसी और मीडियम के अंदर चला गया, सपोज कि मैं किसी और मीडियम के अंदर चला गया, तो वेलोसिटी इन अनदर मीडियम, अब बताओ ये किस पे डिपेंड कर जाएगी? 1 अब उस मीडियम का परमेबिलिटी और उस मीडियम की आपके पास क्या आ जाएगी? परमिटिविटी, तो क्या फ्री स्पेस तो नहीं है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर आ जाता है? तो ये हमारे पास C/V। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आपके पास एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट, और मेरे पास यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, आई थिंक सो मैंने थोड़ी सी गलत कैलकुलेशन कर ली है, थोड़ी सी नहीं, पूरी की पूरी, मैं इसको यहाँ पर करेक्ट कर देता हूं। यहाँ पर आपके पास ऊपर की तरफ को क्या आ जाएगा? आपके पास म्यू एम एप्सिलॉन एम, और नीचे म्यू नॉट इनटू आपके पास क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। और हमें भी पता है कि ये चीज आपके पास किसके बराबर होती है? ये आ जाएगी रिलेटिव परमेबिलिटी, और ये आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली इट इज द अंडर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। सो थैंक्स फॉर द क्वेश्चन लोकेश, क्योंकि आपने सही ढंग से इस कॉन्सेप्ट को होल्ड किया। आपका एक क्वेश्चन ने इस कॉन्सेप्ट को होल्ड करवा दिया बाकी बच्चों को भी, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों और कैसे बनता है, या फिर स्पीड ऑफ लाइट को कौन डोमिनेट कर जाए, कौन ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सिस्टम को आपके पास लाइट को एक आपके पास स्पीड वहां पर अलग क्यों देती है और यहाँ पर अलग क्यों देती है? तो इसका आंसर है द वैल्यू ऑफ म्यू एंड एप्सिलॉन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी वजह से आता है। तो लोकेश सेटिस्फाइड? यस सर। सेटिस्फाइड, यस और नो? यस सर। पक्का श्योर? श्योर सर। चलो अब हमारे पास ना सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बल्कि ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि भैया टेम्परेचर कितना है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ मीडिया, नेचर ऑफ अदर मीडियम अराउंड द अनदर मीडियम। तो जो आसपास के अदर मीडियम सराउंडिंग्स, जो सराउंडिंग्स के अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के मीडिया है, ये उसके ऊपर भी हमारे पास क्या करता है? म्यू जो है वो डिपेंड करता है। तो ये पहला पॉइंट हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो हमारे पास पॉइंट क्या निकल कर आ गया कि म्यू आपके पास किसके बराबर है? C/V, या फिर जो मैंने अभी बताया या लोकेश का जो क्वेश्चन था ये भी म्यू के बराबर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट फोकस करना। नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन द टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ, वेवलेंथ के टर्म में देख लेते हैं। मेरे पास म्यू जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है C/V के बराबर, C फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इन द वैक्यूम, और फ्रीक्वेंसी अपॉन वेवलेंथ इन द मीडियम। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। अब ये फॉर्मूला मैंने 9th क्लास पे, मुझे अभी अब तक याद है, मैंने 9th क्लास के अंदर ये फॉर्मूला यूज किया था। मैंने 9th क्लास के अंदर इस फॉर्मूले को यूज किया था 94 के अंदर, और मुझे लगता है कि आपने भी इस फॉर्मूले को 9th क्लास में देखा होगा। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, बिल्कुल। और फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज नहीं हो रही। क्या चेंज हो रही है? वेवलेंथ। और ये हमारे पास क्या आ जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम।
सो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एक और चीज के बराबर है, और ये मेरे पास लैम्डा ऑफ द वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ आपके पास क्या आ जाता है, मीडियम आ जाता है, लैम्डा ऑफ द मीडियम। सबसे पहले यहां पर मुझे कौन बच्चा आपके पास ग्राफ बनाकर बताएगा, ग्राफ बिटवीन द म्यू एंड लैम्डा, ग्राफ बिटवीन द म्यू एंड द लैम्डा, कौन बच्चा ग्राफ निकाल कर बताएगा, शाबाश बताओ, कौन बच्चा यहाँ पर ग्राफ निकाल कर बताएगा म्यू और लैम्डा के। नमन तू बता भाई। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एक लाइन है हाइपरबोला पैराबोला, सर हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक, शाबाश। ये हमारे पास यहाँ पर हाइपरबोलिक का, ये पहली चीज आ गई। सेकेंड चीज हमारे पास क्या आ गई, इसका मतलब लैम्डा इन अ मीडियम, लैम्डा इन अ मीडियम इज लैम्डा ऑफ द वैक्यूम, लैम्डा ऑफ द वैक्यूम डिवाइडेड बाय आपके पास म्यू ऑफ मीडियम के बराबर, म्यू ऑफ मीडियम के बराबर। ये हमारे पास एक और चीज आ गई। फॉर एग्जाम्पल टीचर मुझे बोलता है लैम्डा इन द वैक्यूम, लैम्डा इन द वैक्यूम इज गिवन बाय 4000 एंगस्ट्रॉम, ये क्वेश्चन है। तो मेरे पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 के बराबर है, तो बताओ लैम्डा इन दैट मीडियम विल बी गिवन बाय, शाबाश बोलो, कितने के बराबर आ जाएगा, शाबाश बोलो बोलो। ये हमारे पास अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3000 एंगस्ट्रॉम। लग गया पता 3000 कैसे आ गया, नमन लोकेश सक्षम लग गया पता, बड़ा आसान, 4/3 से डिवाइड कर दिया। यही नहीं, मुझे यहां से एक तीसरी चीज और भी पता लगती है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या, फोकस करते हैं। हमारे को यहाँ पर तीसरी चीज एक और पता लगती है जो कि बहुत सिंपल सी और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाती है, फोकस करने वाली बात है हमारे पास, कि अगर हम ध्यान से देखें तो म्यू और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या आ जाता है, अब ध्यान से समझना, लैम्डा फॉर द रेड कलर इज ग्रेटर देन लैम्डा फॉर द वायलेट कलर, यस और नो, यस और नो, यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. और इसकी वजह से मुझे क्या चीज पता लगेगी, अगर लैम्डा रेड का ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर टू द रेड कलर विल बी लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर टू द वायलेट कलर। तो इससे क्या पता लगेगा, देयरफॉर, अब ध्यान से समझना, देयरफॉर रेड बेंड्स लेस, रेड कलर जो होगी वो बेंडिंग उसमें कम हो जाएगी, एंड travels with more speed, with more speed, with the more speed as compared to violet color, as compared to the violet color, as compared to आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, violet color, as compared to the violet color, यानी कि violet color के कंपैरिजन के अंदर, violet color के कंपैरिजन के अंदर ये हमारे पास क्या कर जाता है, आपके पास एक तो कम बेंड होता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ऑफर हो रहा है, और दूसरा इसकी स्पीड भी वॉयलेट कलर के मुकाबले ज्यादा है। और यही रीजन है सनसेट या सनराइज के वक्त आपको कौन सा कलर ज्यादा नजर आता है, रेड कलर। और एक चीज और बताओ हमारे पास, कि जब भी डेंजर आप सिग्नल बनाते हो, ट्रैफिक लाइट जो होती है, जो स्टॉप वाली होती है, उसका कलर क्या होता है, रेड कलर। रेड कलर इसलिए हमारे पास क्योंकि वो विदाउट बेंडिंग और ज्यादा तेजी से इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जबकि वॉयलेट कलर या ब्लू कलर या बाकी के कलर्स हमारे पास कम स्पीड से चलते हैं और जल्दी बेंड कर जाते हैं, रिफ्रैक्ट कर जाते हैं। जी लग गया पता ये आपको। और डेंजर सिग्नल क्यों रेड कलर के होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। कोई दिक्कत इसके अंदर से, कोई परेशानी इस तरीके से इसमें से, बोलो शाबाश। No, बोलो sir. No, sir. अपना। चलो अब ये चीज भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। अब चलते हम आगे की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पर ये चीजें जब हमारे पास होने लग जाती है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये तो अब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है which is called the relative refractive index, relative refractive index, relative refractive index। तो हमारे पास relative refractive index है,
सपोज कि टीचर मुझे बोलता है μ2 अपॉन μ1, इसको शॉर्ट वन में हम लिखते हैं μ21, इसको ऐसे लिखते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 medium 2 with respect to 1, medium 2 with respect to 1, with respect to medium 1, with respect to the medium 1. तो refractive index of the medium 2 with respect to 1, ये सिंबल थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये मेरे पास 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 with respect to 1, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, μ2 अपॉन μ1 का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर v1 अपॉन v2, दिस इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1, इनवर्सली है ना, मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2, द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम 2, इन द मीडियम 2, देखिए इनवर्सली है, यानी कि μ2 ऊपर है तो ये इनवर्सली v2, μ1 नीचे है तो इनवर्सली ऊपर, आल्सो μ2 अपॉन μ1, ये आपके पास आ जाएगा λ1 अपॉन λ2, यानी कि वेवलेंथ इन मीडियम 1, वेवलेंथ इन द मीडियम 1 एंड सेकेंड वन वेवलेंथ इन मीडियम 2, वेवलेंथ इन आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीडियम 2, मीडियम 2, वेवलेंथ इन दी मीडियम 2, तो μ2 अपॉन μ1, ये λ1 अपॉन λ2, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास काफी जगहों पर यूज होता है, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कंपैरिजन है कि भैया मेरा इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपका इतना है, तो अब आप हमारे पास यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर कर लो, या फिर हमारे पास यहाँ पर वेवलेंथ को कंपेयर कर लो, लेकिन ध्यान रखना हमारे पास वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये हमारे पास कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हमारे पास यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, relative refractive index, again no units no dimension, again मेरे पास ना तो इसके कोई यूनिट्स होंगे और ना ही मेरे पास इसकी कोई डायमेंशन होगी। नेक्स्ट वन अब हम यहाँ पर तैयार है फॉर द अल्टीमेट लॉ, द स्नेल्स लॉ, अल्टीमेट लॉ द स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल्स लॉ आपका बाकी का चैप्टर डोमिनेट कर जाएगा, मतलब कि ये बाकी का जो चैप्टर जितना बचा हुआ है अब वो इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है। अब हम जो भी काम करेंगे वो स्नेल्स लॉ के ऊपर होगा, चाहे वो प्रिज्म करें, चाहे वो लेंस करें, चाहे हम कोई भी आपके पास डिवाइस को उठाकर करें, स्नेल्स लॉ समझ में आएगा तो सब कुछ समझ में। स्नेल्स लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन, ये हमारे पास हमें क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन। नंबर 1, द इंसिडेंट रे, जो हमारे पास इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, all lies on the same plane, all lies on the same plane, all lies on the same plane, ये हमारे पास सभी के सभी सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर जाए, ये हमारे पास एक ही प्लेन के ऊपर क्या कर जाएंगे, लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि रे यहाँ पर आ गई आपकी तरफ को आ गई, यहाँ आपसे रे आके कहीं और चलेगी, यहाँ से रे आई है तो यहीं जाएगी, यानी कि जो हमारे पास रेज है वो एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगे, वो प्लेन को कभी चेंज नहीं कर सकता। और सेकंड वन जो आपके पास इंपॉर्टेंट है और वो है प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ मीडियम, the product of the refractive index in a medium, refractive index of a medium, of the medium with the sine of the angle of ray of the light ray
making with normal is constant. Making with the normal is constant throughout the refraction. Throughout the refraction. मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या. म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये हमारे पास ये चीज है, पर इसका मतलब समझना थोड़ा सा हमें डेप्थ के अंदर जाना पड़ेगा. इसका मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा सा डेप्थ के अंदर जाना पड़ेगा. थोड़ा सा डेप्थ के अंदर जाते हैं, फिर सारी कहानी क्लियर हो जाएगी. यानी कि मेरे पास यहाँ पर अब आपके लिए दो मीडियम, मीडियम 1 और हमारे पास इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर नीचे की तरफ मीडियम 2 आ गए. ये दो मीडियम और हमारे पास यहाँ पर एक नॉर्मल भी है, तो ये हमारे पास एक नॉर्मल आ गया. ये आपके पास नॉर्मल है. लाइट हमारे पास यहाँ से एक लाइट जो है ये आपके पास यहाँ पर पहुंच गई और ये लाइट हमारे पास यहाँ पर बेंड कर जाती है. ये लाइट हमारे पास यहाँ पर बेंड कर गई. ये लाइट हमारे पास यहाँ पर बेंड कर गई. देखिए ये मेरे पास यहाँ पर एक मीडियम आ गया μ1 और ये मेरे पास आ गया μ2. ये नॉर्मल है, ये मेरे पास इंसिडेंट है, तो ये इंसिडेंट लाइट आ गई और ये मेरे पास R है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे. तो हमारे पास यहाँ पर रिफ्रैक्टेड आपके पास रे और ये हमारे पास कौन सी रे है, आपके पास इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है. अब फोकस करना, अब आपके पास हो क्या रहा है, फोकस करना, ध्यान से समझिए. यहाँ पर वो बोलना क्या चाह रहा है इसके अंदर से, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यहाँ पर रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू दूसरा मीडियम μ2 और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ फाई. बस ये स्नेल्स लॉ बन गया. ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, स्नेल्स लॉ बन गया. बस यानी कि μ1 इंटू साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ फाई. तो अगर हम इनको आपस में इक्वेट कर देंगे तो स्नेल्स लॉ, यानी कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा. लेकिन ये आपके पास ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2 के रिजल्ट्स आपस में सेम रहेंगे. अगर कोई तीसरा मीडियम आएगा तो फिर दो मीडियम्स के बीच में बन जाएगा. तो स्नेल्स लॉ हमारे पास यहाँ पर हम क्या करते हैं, एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम या टू मीडियम. चलिए सो आज के लिए हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं. अब बाकी चीजें हम कल डिस्कस करना यहाँ पर शुरू करेंगे. तब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा. कोई डिफिकल्टी आए तो आप मुझे जरूर बताइएगा. चलिए बच्चे, अपना ध्यान रखना बेटा, अपना ध्यान रखना सभी, अपना